ग्रेविटी। किसको पढ़ने वाले हैं हम? एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। मजा नहीं आ रहा है, किसको पढ़ने वाले हैं? एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। अब आप लोगों को पता है एक्सेलरेशन के बारे में, किसके बारे में पता है आपको? एक्सेलरेशन, है ना। पहले तो डेफिनेशन समझते हैं। द एक्सेलरेशन कॉज्ड बाय अर्थ ग्रेविटेशनल फोर्स, है ना। द एक्सेलरेशन कॉज्ड बाय अर्थ ग्रेविटेशनल फोर्स, ठीक है, ऑन एन ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। तो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी का डेफिनेशन क्या आता है बेटा? द एक्सेलरेशन, ये एक्सेलरेशन है ना, ये क्या है बेटा? एक्सेलरेशन, क्या है ये? एक्सेलरेशन, कॉज्ड बाय, ये क्या होता है? ये एक्सेलरेशन है, लेकिन किसके कारण एक्सेलरेशन होता है? द अर्थ ग्रेविटेशनल फोर्स। किसके कारण ये एक्सेलरेशन होता है बेटा? अर्थ ग्रेविटेशनल फोर्स। बात समझ में आ रही है? किसके कारण होता है? अर्थ ग्रेविटेशनल फोर्स। तो उसको हम कहते हैं एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, है ना। अभी आप लोगों ने एक्सेलरेशन के बारे में पढ़ा, ठीक है ना। एक्सेलरेशन मतलब क्या होता है बेटा? एक्सेलरेशन मतलब क्या पढ़ा था आपने? एक्सेलरेशन इज इक्वल टू, हाँ, फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी अपॉन टाइम, है ना। एक्सेलरेशन मतलब क्या होता है? फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी अपॉन टाइम। उसी को और एक भाषा में हम क्या बोलते हैं? रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी। बात समझ में आ रही है? ओके, तो ये हमने एक्सेलरेशन पढ़ा था, और यहाँ पे क्या आ रहा है? एक्सेलरेशन ड्यू टू द ग्रेविटी, है ना। तो इसको एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी कहते हैं। और एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी मतलब क्या होता है? ये ऐसा एक्सेलरेशन होता है जो कॉज होता है किससे? अर्थ ग्रेविटेशनल फोर्स से। किससे होता है ये? अर्थ ग्रेविटेशनल फोर्स। ओके, समझेंगे। अब देखो, फॉर एग्जांपल, ये है हमारी मदर अर्थ। ये क्या है बेटा? हमारी क्या है ये? मदर अर्थ, ठीक है। और मान के चलते हैं कि ये है हमारा ऑब्जेक्ट, ठीक है। ये क्या है? हमारा ऑब्जेक्ट, ठीक है। और इस ऑब्जेक्ट के और इस अर्थ के बीच में ये पर्टिकुलर है हमारा डिस्टेंस स्मॉल। क्या है हमारा डिस्टेंस? स्मॉल, ठीक है। ओके, यहाँ पे देखो, इफ m इज द मास ऑफ अर्थ, ये जो कैपिटल M है, ये क्या है बेटा? मास ऑफ अर्थ। ये कैपिटल M क्या है? मास ऑफ अर्थ, ओके। स्मॉल m इज द मास ऑफ बॉडी, ये स्मॉल m क्या है बेटा? मास ऑफ बॉडी, ठीक है। स्मॉल r इज द डिस्टेंस बिटवीन देयर सेंटर्स, और ये जो स्मॉल r है वो क्या है? डिस्टेंस है किसके अंदर का? ये जो आपको ऑब्जेक्ट दिख रहा है और ये जो आपको मास दिख रहा है अर्थ का, इन दोनों के बीच में का ये क्या है? डिस्टेंस है। अभी आप लोगों को पता है, आपने न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन में देखा था, अगर हमारे पास दो ऐसे ऑब्जेक्ट्स है जिनके पास मास है और दोनों के अंदर क्या है? डिस्टेंस है, दोनों के अंदर क्या है बेटा? डिस्टेंस है, तो क्या होता है? इन दोनों के ऊपर क्या लगता है? फोर्स। क्या लगता है बेटा? फोर्स। और वो फोर्स क्या होता है? अकॉर्डिंग टू न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, फोर्स इज इक्वल टू, बताओ, फोर्स इज इक्वल टू कैपिटल G, हाँ, m1 m2 अपॉन d स्क्वायर। फोर्स क्या होता है? G m1 m2 अपॉन d स्क्वायर। तो यहाँ पे हमारा m1 क्या आ रहा है बेटा? स्मॉल m, m2 क्या आ रहा है हमारा? कैपिटल M। बात समझ में आ रही है? d क्या आ रहा है? दोनों के बीच में का डिस्टेंस क्या आ रहा है हमारा? r, है ना। बात समझ में आ रही है सबको? तो इस पर्टिकुलर इक्वेशन को हम विथ रिस्पेक्ट टू दिस डायग्राम क्या लिखेंगे? फोर्स इज इक्वल टू, ये जो फोर्स लग रहा है ना, जो ये फोर्स लग रहा है जिसको हम Fg जो भी कहते हैं, ठीक है ना, फोर्स इज इक्वल टू कैपिटल G एज इट इज। बात समझ में आ रही है? m1 क्या है हमारा? स्मॉल m, m2 क्या है हमारा? कैपिटल M, और d स्क्वायर क्या है हमारा? r। बात समझ में आ रही है? अरे बात समझ में आ रही है? ठीक है। अब इसी चीज को हम देखेंगे। F इज इक्वल टू G, कैपिटल M स्मॉल m अपॉन r स्क्वायर। बात समझ में आई आपको? M इज द मास ऑफ अर्थ, ठीक है। तो ये फोर्स है, ये तो इस पर्टिकुलर फोर्स से ये हमारा जो क्या है, ये हमारा ऑब्जेक्ट है, वो क्या हो रहा है? इस पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट के ऊपर ये हमारा फोर्स लग रहा है ना, अकॉर्डिंग टू द न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। बात समझ में आ रही है?
बात समझ में आ रही है? ओके, आगे बढ़ते हैं। सो यहाँ पे है हमारा फोर्स इज इक्वल टू जी कैपिटल एम स्मॉल एम अपॉन आर स्क्वायर, एम इज द मास ऑफ अर्थ। अब ये क्या है भाई? F इज इक्वल टू एम जी, बताइए कोई। F इज इक्वल टू एम जी क्या है? यस प्लीज। आपको न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन याद आ रहे हैं 9th स्टैंडर्ड के? सेकंड न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन, उसमें हमने क्या देखा था? फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम, है ना? फोर्स इज इक्वल टू P2 माइनस P1 अपॉन T। ऐसा कुछ हमको याद आ रहा है क्या? इसको जरा ठीक से लिखूंगा, काम नहीं कर रहा है। तो इस पर्टिकुलर चीज को आपको समझा रहे हैं, ठीक है ना? F इज इक्वल टू mg कैसे आएगा? ठीक है, ओके। देखो, आपको पता है फोर्स इज इक्वल टू अकॉर्डिंग टू सेकंड न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन, अकॉर्डिंग टू सेकंड न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन फोर्स क्या होता है? आपके रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम जो होता है, ठीक है ना, उसके इक्वल होता है। और आपको पता है मोमेंटम मतलब क्या होता है बेटा? मास इनटू वेलोसिटी। मोमेंटम मतलब क्या होता है? मोमेंटम मतलब क्या होता है? मोमेंटम मतलब क्या होता है? तो क्या हम इसको ऐसे लिख सकते हैं? P2 इज इक्वल टू mv माइनस P1 इज इक्वल टू mu अपॉन व्हाट? T। बात समझ में आ रही है? ओके, इज इक्वल टू मास क्या है हमारा? कॉमन है, मास कॉमन निकाला, क्या आएगा? v माइनस u, v माइनस अपॉन T। और आप सभी को पता है v माइनस u अपॉन T मतलब क्या होता है हमारा? एक्सेलरेशन। v माइनस u अपॉन T क्या होता है हमारा? एक्सेलरेशन। तो क्या हम ऐसा लिख सकते हैं? F इज इक्वल टू m इंटू a। क्या ये फॉर्मूला हमें मिलता है? और ये फॉर्मूला हम आपने पढ़ा भी होगा, याद भी रखा होगा। फोर्स इज इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन। फोर्स इज इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन, ये आपने पढ़ा है 9th स्टैंडर्ड में। आपने न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन में आपने इसको पढ़ा है ना? फोर्स इज इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन। अब ध्यान से देखो, ये जो एक्सेलरेशन है, तो हमने क्या पढ़ा था कि एक्सेलरेशन कॉज ड्यू टू द ग्रेविटी। तो हमने बोला कि ये एक्सेलरेशन जो है उसको हम स्मॉल g कहते हैं। क्या कहते हैं? स्मॉल g। तो स्मॉल g भी क्या है? आपका एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है, और ये भी क्या है? आपका एक्सेलरेशन। दोनों एक ही है, लेकिन a लिखने की जगह पे चूंकि हमारा ग्रेविटेशन फोर्स लग रहा है, इसलिए हमने क्या लिखा है यहाँ पे? स्मॉल g। तो हमारा फोर्स क्या बना? F इज इक्वल टू मास इनटू स्मॉल g। बात समझ में आ रही है ना? क्योंकि ये भी एक्सेलरेशन है और ये भी क्या है? एक्सेलरेशन। चूंकि पर हम क्या पढ़ रहे हैं? ग्रेविटेशन पढ़ रहे हैं। क्या पढ़ रहे हैं बेटा? क्या पढ़ रहे हैं? तो चूंकि हम ग्रेविटेशन पढ़ रहे हैं, इसलिए ये जो हमारा a है, जो लीनियर मोशन में हम स्मॉल में a यूज करते हैं, तो ग्रेविटेशन में इसकी जगह पे हम किसको यूज करते हैं? स्मॉल g को यूज करते हैं। किसको यूज करते हैं बेटा? किसको यूज करते हैं? ठीक है ना? बाकी इस एक्सेलरेशन में और इस एक्सेलरेशन में कोई चेंज है क्या? नहीं। तो F इज इक्वल टू व्हाट बेटा? F इज इक्वल टू m इंटू स्मॉल g। तो ये क्या है हमारा? न्यूटन्स सेकंड लॉ। ये क्या है हमारा? न्यूटन्स सेकंड लॉ। बात समझ में आ रही है? ये 9th स्टैंडर्ड से आता है। तो ये जो आपको पर्टिकुलर इक्वेशन दिख रहा है F इज इक्वल टू m इंटू g, है ना? बात समझ में आ रही है? ये कहां से आता है आपका? न्यूटन्स सेकंड लॉ से आता है। ओके, तो अब यहाँ पे देखिए F इज इक्वल टू व्हाट बेटा? gm अपॉन r स्क्वायर। बात समझ में आ रही है? और यहाँ पे F इज इक्वल टू क्या आ रहा है? mg। तो हमारे राइट हैंड सॉरी लेफ्ट हैंड साइड कैसे है हमारे? सेम। लेफ्ट हैंड साइड कैसे है हमारे? सेम। तो क्या मैं ऐसे लिख सकता हूँ? अगर ये दोनों सेम है तो इन दोनों की जगह पे मैं ये लिख सकता हूँ क्या? देखो, ये gm अपॉन r स्क्वायर, gm अपॉन r स्क्वायर इज इक्वल टू व्हाट इज दिस? mg। लिख सकते हैं क्या हम? तो यहाँ पे सेम चीज लिखी है,
जी यम यम अपॉन आर स्क्वायर इज इक्वल टू mg। बात समझ में आ रही है ना? तो इस पर्टिकुलर इक्वेशन में और इसमें कोई अंतर है क्या? नहीं। तो हाँ, ये क्यों हमने लिया? ये ऐसा इक्वेशन कैसे आया? क्योंकि हमें पता है F इज इक्वल टू जी यम यम अपॉन आर स्क्वायर और न्यूटन सेकंड लॉ से हमें पता है F इज इक्वल टू mg, है ना? तो इसलिए हमने क्या किया, ये जो हमारी राइट हैंड साइड है उसको साथ में, है ना? अब ये भी हमारा मास ऑफ ऑब्जेक्ट है और ये भी हमारा क्या है बेटा? मास ऑफ ऑब्जेक्ट। तो हमें क्या मिलता है? स्मॉल g इज इक्वल टू जी यम अपॉन आर स्क्वायर। बात समझ में आ रही है? जी यम अपॉन आर स्क्वायर। और ये होता है हमारा फॉर्मूला। किसका फॉर्मूला? एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी का फॉर्मूला, है ना? ये किसका फॉर्मूला होता है हमारा? एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, है ना? यहाँ पे आप कंफ्यूज ना हो, यहाँ पे स्मॉल आर स्क्वायर है, यहाँ पे आर स्क्वायर क्यों लिखा है? पहले चलो यहाँ पे जैसे लिखा है उसी की तरफ लिखिए। ये तो मिट नहीं रहा है।